तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस लेसन के बारे में बात करेंगे, वो टॉपिक और वो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इसको लेकर बहुत प्रॉब्लम रहती है सेंटेंस बनाते वक्त पर, और कई सारे बच्चों को तो पता भी नहीं कि चैप्टर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज हम उसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है देयर, THERE। दोस्तों ये हमारी ग्रामर में 1 2 नहीं 3 होते हैं। अब ये 3 कैसे होते हैं, कैसे प्रयोग में लाया जाता है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पर इससे पहले दोस्तों, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकॉन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। आज हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे देयर पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत यूज में लाया जाता है। बट ये कैसे यूज में लाया जाता है? बच्चे सेंटेंस तो बोलते हैं देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, इस तरह से देयर को प्रयोग में लाते तो हैं, बट ये देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका प्रयोग सब जगह किया जा सकता है, सब जगह। और वो कैसे, किन किन सेंटेंसों में किया जा सकता है, कैसी शर्तें हैं जब देयर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैंने ये बोला कि ग्रामर में हमारे पास नॉर्मली 3 देयर होते हैं। एक होता है THERE देयर, जिसका मतलब होता है वहां, गो देयर, सिट देयर। तो वो देयर क्या हो गया? वहां। एक वोकैबुलरी है, एक वर्ड मीनिंग है। जैसे कलम माने होता है पेन, ईमानदार मतलब होता है ऑनेस्ट, वैसे वहां माने होता है देयर। बस। अब आया दूसरा देयर, THERE देयर, इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। अब ये इंट्रोडक्टरी देयर क्या है? आज का यही चैप्टर है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप ले लेते हैं। फिर आया तीसरा देयर, THEIR देयर। अब जो ये देयर है, इसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। ये पोजेशन दिखाने के लिए वर्ड यूज किया जाता है, हमारे अधिकारों के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला उनका पेन, देयर पेन, उनकी किताब, देयर बुक, उनके पिताजी, देयर फादर, उनकी माताजी, देयर मदर। ये इसके लिए यूज किया जाता है। ना तो आज हम फर्स्ट देयर की बात कर रहे हैं जिसका मतलब वहां है, ना आज हम थर्ड देयर की बात कर रहे हैं जिसका मतलब है उनका, उनकी, उनके। ये दोनों देयर हम यूज नहीं करें। आज हम मिडिल वाला सेकंड देयर यूज कर रहे हैं जिसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, मतलब परिचयात्मक देयर। ये ऐसा देयर है जो इंट्रोडक्टरी फॉर्म कंप्लीट करता है, मतलब कि जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता तो उसका इंट्रोडक्टरी रूप बनकर उसकी जगह पर प्रयोग में लाया जाता है, उसकी जगह पर प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंट्रोडक्टरी देयर। तो इंट्रोडक्टरी का मतलब तो वैसे होता है परिचयात्मक। तो यहाँ पर ये परिचय देता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है, तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बनकर यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, आप एट ए टाइम दोनों कंडीशंस को पूरी करोगे तभी आप एक वाक्य में देयर का यूज कर पाओगे। फर्स्ट कंडीशन है जब वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया हो और वाक्य आपको थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगे। दोस्तों ऐसी बात है, मैं आपको सभी लेसन में बताता चलता आ रहा हूँ कि वाक्य में सब्जेक्ट का होना जरूरी है। वाक्य सब्जेक्ट का मुखिया होता है, जैसे में घर में हेड फादर मदर होते हैं, कॉलेज में हेड प्रिंसिपल होता है, कोर्ट में हेड जज होता है, ऐसे हमारे वाक्य में भी हेड होता है। लेकिन हमारी ग्रामर में ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। अब जब ऐसे में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा, वाक्य का मेन व्यक्ति मौजूद नहीं होगा, तो सेंटेंस को बनाया कैसे जाएगा, उसकी फॉर्मेशन कैसे तैयार की जाएगी? तो उसके लिए हमें ग्रामर ने 2 लेसन दिए हैं, एक इंट्रोडक्टरी इट दिया है, एक इंट्रोडक्टरी देयर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी देयर की, कि जब वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, वाक्य अधूरा अधूरा सा लगे। ऑब्वियस सी बात है, जब वाक्य में मेन व्यक्ति नहीं होगा तो वाक्य अधूरा अधूरा सा ही लगेगा, अनकंप्लीट सा लगेगा। तो सबसे पहली शर्त, जब वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया गया हो और वाक्य आपको अधूरा अधूरा सा लगे, तो ये कंडीशन है पहली। अगर आप किसी सेंटेंस में देयर लगाते हो तो पहली कंडीशन आपको यही चेक करनी है। फिर दूसरी शर्त ये है, जब वाक्य में मौसम से संबंधित बात, समय से संबंधित बात ना कही गई हो। वाक्य ना तो समय से रिलेटेड हो, ना ही मौसम से रिलेटेड हो, इनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे कि घंटे, दिन, महीने, साल, रात, सुबह, शाम, गर्मी, वर्षा ऋतु, हवा, ठंड, सन, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी करोगे, पहली कंडीशन सब्जेक्ट ना हो, वाक्य अधूरा अधूरा सा लगे, दूसरी कंडीशन
जब वाक्य में मौसम और समय से रिलेटेड बातें ना कही गई हो। जैसे एक सेंटेंस में ये दोनों बातें एक साथ पूरी होंगी तो वाक्य में देयर का प्रयोग ही किया जाएगा। आप बड़े इजीली देयर का यूज कर सकते हो वाक्य के अंदर। ये दो शर्तें हैं। अब देखा जाए तो चैप्टर तो हो गया समाप्त। क्या है, वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया हो, वाक्य अधूरा अधूरा लगे तो देयर का यूज कर दो। दूसरी शर्त है, जब वाक्य में समय और मौसम संबंधित बात ना कही गई हो तो देयर का यूज कर देंगे। दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। एक पूरी होने पर देयर का यूज नहीं होगा, दोनों एट ए टाइम पूरी होंगी तभी देयर का यूज होगा। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो इस देयर को कंप्लीट करने के लिए, इस लेसन को कंप्लीट करने में आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब हम उनके बारे में भी जानेंगे, तो उस देयर को भी पढ़ेंगे। अब आगे कुछ हेल्पिंग पॉइंट्स, इन्हें मैं नाम दूंगा हेल्पिंग पॉइंट्स। मैं जो भी पढ़ाता जा रहा हूँ दोस्तों, मैं साइड में स्क्रीन पे देता चल रहा हूँ। पहली दोनों शर्तें, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपकी दोनों कंडीशंस है, दोनों शर्तें हैं। जब तक वो दोनों पूरी नहीं होंगी, जो नीचे का पॉइंट देख रहे हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे आपके हेल्पिंग पॉइंट्स हैं जो सिर्फ मदद करने के लिए वाक्य में प्रयोग में लाए जाएंगे। जैसे कि पहला हेल्पिंग पॉइंट है, एक वाक्य में दो देयर भी आ सकते हैं। दूसरी बात तब आएगा जब वाक्य में वहां लिखा हो। दोस्तों एक देयर तो आपका यूज हो जाएगा जब दोनों कंडीशन एक साथ पूरी हो जाएंगी, सब्जेक्ट ना दिया हो और मौसम ना दिया हो, तब एक देयर का यूज हो जाएगा। ये वाक्य के बिल्कुल शुरू में यूज होगा, ये बीच में नहीं यूज होगा, पीछे यूज नहीं होगा, ये वाक्य के बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज होगा। लेकिन एक वाक्य में दो देयर भी आ सकते हैं। दूसरी बार देयर कब आएगा, जब वाक्य में वहां भी लिखा होगा, क्योंकि वहां माने भी तो देयर ही होता है, पर ये वाक्य के लास्ट में यूज करा जाएगा। जो इंट्रोडक्टरी देयर है वो शुरू में आता है, और जो ये वहां माने देयर है ये वाक्य के लास्ट में यूज होता है। ये आपका हो गया हेल्पिंग पॉइंट फर्स्ट। अब सेकंड हेल्पिंग पॉइंट को समझते हैं। आज जैसे कि हेल्पिंग पॉइंट पे, जैसे मैंने बोला आज, कल, परसों, अभी, अब, यहाँ, वहां, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इस लेसन में बहुत यूज में लाए जाते हैं। बट दीज ऑल आर एक्स्ट्रा वर्ड्स। आप दोस्तों इनको कभी भी सब्जेक्ट मत समझना, क्योंकि ये सब्जेक्ट का रोल नहीं निभा सकते, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते। आज, कल, परसों, अभी, अब, यहाँ, वहां, इनको एक एक्स्ट्रा वर्ड्स की तरह ट्रीट किया जाता है ग्रामर में। या तो इनको वाक्य के बिल्कुल शुरू में लिखा जाता है या वाक्य के बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है। मेरी आपको एडवाइस है, आप इसको वाक्य के बिल्कुल लास्ट में लिखिएगा ताकि सेंटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छी से आ सके। तो दूसरे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपका हेल्पिंग पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट उसने ये बोला, तीसरा पॉइंट उसने बोला कि जो ये आज, कल, परसों, अभी, अब, यहाँ, वहां, जो ये फालतू शब्द देख रहे हो, इनको लास्ट में ही यूज करना। ये मेरी आपको एडवाइस है। ये वैसे तो शुरू में भी यूज हो सकते हैं, बट आप इनको लास्ट में यूज करना, सेंटेंस की फॉर्मेशन अच्छी रहेगी। सबसे आखिरी वाले पॉइंट में उसने बताया इन माने में, ऑन माने पर। और भी कई सारी प्रीपोजिशन हो सकती है जो इस वाक्य में यूज में लाई जाती है। वैसे इन और ऑन ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है, तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन माने में होता है, ऑन माने पर होता है। दोस्तों ये भी एक एक्स्ट्रा वर्ड्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जैसे प्रीपोजिशंस है। ये भी जिसके साथ बोले जाते हैं वो आगे आ जाता है और ये खुद पीछे चले जाता है। जैसे कि मैंने बोला कार में, तो ये कार के साथ बोलेगा तो कार पीछे चला जाएगा और ये खुद उठकर आगे आ जाएगी, मतलब क्रॉस का नियम यूज होगा। कार में, इन कार, टेबल पर, ऑन टेबल, जेब में, इन पॉकेट। तो ये जिसके साथ यूज करे जाते हैं ये खुद वो पीछे चला जाता है और ये खुद उठकर आगे चले जाते हैं, क्रॉस का नियम यूज करते हैं। मैं एक बार रिपीट लेता हुआ खत्म करूंगा, फिर हम सेंटेंस बनाकर देखेंगे। जैसे मैंने बोला हमारी ग्रामर में तीन देयर होते हैं, THERE, THERE, THEIR। पहला देयर जिसका मतलब है वहां, जो सिंपल है, वर्ड मीनिंग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, साइड। दूसरा है इंट्रोडक्टरी देयर, जिसका अपना हिंदी में कोई मतलब नहीं है, जब भी आता है वाक्य के शुरू में आता है, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आया तीसरा देयर। तीसरा देयर की तो स्पेलिंग ही अलग हो गई, THEIR। इसकी तो स्पेलिंग ही बिल्कुल अलग है। अब जब इसकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग है तो इसका मीनिंग निकलता है उनका, उनकी, उनके, जिसको आज हम पढ़ नहीं रहे। ये पोजीशन दिखाने के लिए यूज करा जाता है, जैसे उनका पेन, उनकी किताब, उनके पिताजी, ऐसे करके यूज करा जाता है। जैसे उनका पेन, उनके पिताजी, उनका दोस्त, पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं। हम इसको भी साइड कर देते हैं, हम पहले वाले को भी साइड करते हैं, बचा बीच वाला। हम इसी को पढ़ रहे थे। इसकी मैंने आपको दो शर्तें बताई। पहली शर्त, सब्जेक्ट ना दिया गया हो, वाक्य अधूरा अधूरा सा लगे। दूसरी शर्त, वाक्य में मौसम और समय दोनों ही ना दे रखा हो। जैसी दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी
देयर का यूज करेंगे बाकी की बिल्कुल शुरुआत में दैट्स ऑल, बात हो गई खत्म। अब जो नीचे जो मैं कुछ पॉइंट्स बताए मैंने आपको, वो सारे मेरे हेल्पिंग पॉइंट्स हैं, मदद करने के सेंस में यूज होंगे। मैं सबके सेंटेंस बनाता भी दिखाता चलूंगा। जैसे पहली मदद है, एक वाक्य में दो देयर आ सकते हैं। दूसरी बार तब आएगा जब वाक्य में वहां लिखा हो, क्योंकि वहां एक वर्ड मीनिंग है जिसका मतलब होता है देयर। और पहला देयर कब आएगा, जब वाक्य में सब्जेक्ट भी ना हो और मौसम भी ना हो। जैसे मैंने सेंटेंस बोला वहां पानी है, तो वहां एक फालतू शब्द है जो लास्ट में यूज करेंगे हम, बचा पानी है, देयर इज वाटर। अब कहां पर पानी है, देयर इज वाटर देयर। एक जो पहला देयर आया वो सब्जेक्ट पर्पस बनकर आया जिसमें मौसम भी नहीं था और सब्जेक्ट भी गायब था। जो दूसरा देयर आया जिसका मतलब था वहां फालतू शब्द था, वाक्य के लास्ट में यूज हो गया। आज, कल, परसों, अभी, अब, यहाँ, वहां, ये सारे फालतू शब्द हैं, ये हमेशा वाक्य के लास्ट में यूज होते हैं। सबसे आखिरी वाली हेल्पिंग पॉइंट है जिसमें बताया इन माने में, ऑन माने पर, और भी कई प्रीपोजिशन हो सकते हैं इस लेसन में यूज होने के लिए, जिसकी सिर्फ छोटा सा रूल याद रख लेना भी हाल फिलहाल। जब तक प्रीपोजिशन की वीडियो हम नहीं बनाते तब तक ये याद रखना कि इनमें क्या करना है, जो भी इसके आगे वाला शब्द आएगा वो पीछे, जो पीछे वो आगे हो जाएगा। मतलब जो हिंदी में इसके आगे वो अंग्रेजी में इसके पीछे चला जाता है। जैसे कार में इन कार, टेबल पर, ऑन टेबल, जेब में, इन पॉकेट, ऐसे करके क्रॉस करके सबसे लास्ट में इसको लिख देना। सबसे लास्ट में ये सूटेबल बनते हैं, अच्छे से यूज में लाए जा सकते हैं। ये तो थे। अब मैं सेंटेंसेस को बनाकर दिखाता हूं। जैसे मैंने सबसे पहले सेंटेंस बोला पेन है, पेन है। अब अगर मैं देखूं यार पेन है तो सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा इसमें। अगर बच्चों को लगता है भैया पेन सब्जेक्ट तो है, एक बार पेन को सब्जेक्ट बनाकर देखते हैं। पेन इज, अब सेंटेंस तो अनकंप्लीट है, बेकार लग रहा है। हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए कोई लेसन नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसे बनाएंगे। पेन इज सेंटेंस नहीं बन पाएगा। हाँ, वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो हमारे पास लेसन मौजूद है देयर का। तो मैंने पेन को ऑब्जेक्ट बनाया है, हेल्पिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब बनकर इज उठकर आ गया है। इज पेन, वाक्य में से क्या गायब हो गया स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट। और पेन कोई मौसम भी नहीं है, सब्जेक्ट भी गायब हो गया और मौसम भी नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा देयर इज पेन। अपने आप सेंटेंस बन गया। अगर था होता तो देयर वाज पेन बोल देता, और अगर आगे की होता विल बी तो मैं बोल देता देयर विल बी पेन। तो मैं तीनों सेंटेंस बना सकता हूँ, नहीं में भी, क्या में भी, क्या और नहीं में भी बना सकता हूँ। चारों के चारों रूप बन सकते हैं इसमें। देयर इज पेन, देयर इज नो पेन, इज देयर पेन, इज देयर नो पेन, आराम से बनाए जा सकते हैं। देयर वाज पेन, देयर वाज नो पेन, वाज देयर पेन, वाज देयर नो पेन। There will not be pen, will there be pen, will there not be pen, will there be pen, ऐसे करके हम चारों भी इसके रूप ले सकते हैं। There will be pen, there will not be pen, will there be pen, will there not be pen। इस तरह से हमने चारों बना लिए, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला वहां पेन है, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भैया मेरे पे पेन नहीं, पेन है आपके पास? मैंने कहा वहां पेन है, वहां पेन है। तो देयर इज पेन, देयर, एक वाक्य में दो देयर आ गए। अब की बार एक वहां के लिए आया, एक जो लेसन था इंट्रोडक्टरी उसके लिए आया। देयर इज पेन देयर, देयर इज नो पेन देयर, इज देयर पेन देयर, इज देयर नॉट नो पेन देयर। ऐसे करके हमने इसके विचारों बना लिए। जैसे मैंने एक और सेंटेंस बोला आज पेन है, जैसे कोई बच्चा पेन नहीं लेकर आता, मैंने आज पेन लाया, हाँ आज पेन है, तो ये नहीं बोलूंगा टुडे इज पेन, आज का दिन थोड़ी ना पेन बन जाएगा। ये बच्चा बोलते हैं भैया इसमें क्या गलत है, टुडे इज पेन सही तो सेंटेंस है। चलो आपको लगता है टुडे इज पेन ठीक है, तो इसको सेंटेंस बनाना यहाँ पेन है, हेयर इज पेन, मतलब ये जगह पेन है, हेयर इज पेन, ये जगह पेन कैसे बन जाएगी? आप ये कहना चाहते हो देयर इज पेन हेयर, मतलब यहाँ पर पेन है, यहाँ पर पेन रखा हुआ है, देयर इज पेन हेयर। ऐसे ही बनेगा देयर इज पेन टुडे, आज पेन है। एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने बोला मंदिर में भगवान है, तो मंदिर में इन ऑन वाला वो हो गया पैटर्न सबसे आखिरी वाला, तो में मंदिर, इसको साइड कर लीजिए, फालतू शब्द सबसे आखिरी में यूज होगा। बचा भगवान है, देयर इज गॉड इन टेम्पल, देयर इज नो गॉड इन टेम्पल, इज देयर गॉड इन टेम्पल, इज देयर नो गॉड इन टेम्पल। इस तरह से सेंटेंस हमारे तैयार किए जा सकते हैं। दोस्तों नो और नोट को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि सर आप नोट तो लगा ही नहीं रहे, आप नो लगा रहे हो, तो दोस्तों
जब आप नो और नोट की वीडियो को भी देखोगे, अभी मैंने उस पर डेवलप नहीं करी है, उस पर डेवलप करूंगा, आपको दोनों में क्लियर अंतर हो जाएगा कि नो कब लगाते हैं, नोट कब लगाते हैं। अभी मैं नो लगा रहा हूं, छोटा सा नियम याद रखिए, जहां पर गिनती से रिलेटेड बात बोलोगे वहां पर नोट बोल देना, जहां पर बिना गिनती से रिलेटेड बात बोलोगे वहां नो बोल देना। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे घर में 4 सदस्य, देयर आर 4 मेंबर्स इन योर हाउस, देयर आर नॉट 4 मेंबर्स इन योर हाउस। आर देयर 4 मेंबर्स इन योर हाउस, आर देयर नॉट 4 मेंबर्स इन योर हाउस। मैंने गिनती बोली तो इस बार सब में नोट लगाया था। पानी है, देयर इज वाटर, पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, अब की बार नो बोल दिया, तो ये याद रखना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेसन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये नॉर्मल लेसनों की तरह यूज में नहीं लाया जाता। ये तब यूज में लाया जाता है जब सब्जेक्ट नहीं होता और मौसम भी नहीं होता। उसके बाद मैंने नीचे के जितने भी पॉइंट बताए हैं वो सिर्फ हेल्प करने के पर्पज से बताए हैं। आप सेंटेंस बनाइएगा, सब्जेक्ट को छांटना सीखिए। कई सारे बच्चे कहते हैं लेसन तो सारा समझ में आ गया, बड़ी बड़ी दिक्कत पड़ती है कि वाकई में सब्जेक्ट है या नहीं है, मैं ये कैसे पहचानूंगा। तो इसको पहचानने के लिए दोस्तों जो मैंने आपको ट्रिक और टर्म सिखाई है आप उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको बड़ा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कैसे नहीं पहचानेंगे। फिर भी और अगर आपको लगता है तो जैसी सेंटेंस लिखा, जैसे लिखा है पेन है, तो मैंने देखा अंत में है आ रहा है और कोई एक्शन भी नहीं है, तो सिंपल इज आर एम का लेसन हो गया। सब्जेक्ट इज आर एम ऑब्जेक्ट, मैंने है को इज मान लिया, पेन को ऑब्जेक्ट मान लिया, तो क्या गायब हो गया, सब्जेक्ट। मैं ऐसे कर कर भी छांट कर ढूंढ सकता हूँ वाक्य में सब्जेक्ट है या नहीं है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट हो थोड़ा सा पीछे बैक जाकर भी रिपीट में देख लीजिएगा, तो क्योंकि थोड़ा सा लेसन मुश्किल है, पर धीरे धीरे जब आप सेंटेंस बनाने लगोगे इसके बहुत आसानी से बन जाएंगे और बहुत यूज में लाया जाता है ये लेसन। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।